नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड्स हैं ये लेक्चर 5-6 है मेरे ख्याल में। तो इसमें हमने देखना है कि ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कंस्ट्रेंट के साथ कैसे करते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे उसमें, और उसमें कंस्ट्रेंट्स ऐड करते जाएंगे टाइम के साथ, और देखेंगे पहले इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होंगे, फिर इनइक्वालिटी। ये हमारा जो बेसिक रिदम होगा वो ये होगा स्लाइड्स का। तो सबसे पहले तो अब ये देखते हैं कि हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए नॉर्मली कैलकुलस में क्या रूल्स होते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का, हर एक वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल उसको जीरो के बराबर जो है वो रखते हैं। और जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो बताता है कि ये वेदर द सोल्यूशन इज मैक्सिमम और मिनिमम और सैडल पॉइंट है। तो कंस्ट्रेंट्स आपके पास होते हैं जो आपको आपके सिस्टम जो सेट ऑफ इक्वेशन है, ये सिस्टम है आपका, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो फिर कंस्ट्रेंट्स को मीट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम इनको साइड कंडीशंस भी कहते हैं। नॉर्मल जो डेरिवेशंस आपके पास आएंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, ये टर्मिनोलॉजीज इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले ये एक एग्जांपल है आपकी उसमें बुक में भी है, यही एग्जांपल है कि वो कहता है कि ये एक फंक्शन है f जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x1 और x2। उनकी मदद से ये जो है उसको कहता है कि इसमें आप इसका मिनिमम पॉइंट फाइंड करें। ठीक है, तो पहले ये देखें कि फंक्शन है, इसमें अगर आप f की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, ये आपको मुख्तलिफ दो उसने एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। अब ये f की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ये इस तरह एग्जिस्ट करेगा, 4, 5 चलता जाएगा, और ये एक पॉइंट होगा, ये 0, 0। ठीक है, ये पॉइंट जो ऑरिजिन है आपका। अब तो सबसे पहले क्या है कि आप इसको डेरिवेटिव लें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1, और दूसरा दफा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो दोनों को 0 के बराबर पुट करें। जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये 0.25x1 स्क्वायर है, तो ये 2.5x1 इज इक्वल टू, ये पर टाइम 0 हो जाएगी इसमें, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसमें x1 0 आ जाएगा इसमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी ये टर्म 0 हो जाएगी ऑलरेडी इसके df बाई dx2 में, तो ये 2x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये अभी इसमें x2 भी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर है जिसमें दो आपके df ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2, तो दोनों ऑप्टिमली आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा कि ये x1 और x2 जो है इनकी वैल्यू 0 है। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, मिनिमम तो हमने फाइंड कर लिया कि मिनिमम आएगा, लेकिन मैक्सिमम की तरफ अभी कोई भी लिमिट नहीं है। नो फाइनाइट एग्जांपल इसमें मौजूद है कि ये आपके पास, ये देखें, ये f जो है वो 3 पे चला गया, 4 पे, ये इस फंक्शन मुख्तलिफ वैल्यूज x1 और x2 की फंक्शन की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, एलिप्टिकल फंक्शन है ये। तो अब ये सिंगल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ ये जो है वो, ये हमने सबसे पहले ये सिंपल विदाउट एनी कंस्ट्रेंट जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये सोल्यूशन आ गया। अब हम ऐड करते हैं एक सिंगल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। सिंगल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ये कि वही फंक्शन था जिसमें हमने इसको कहा कि एफ ऑफ x1 x2 फंक्शन है। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक कंडीशन है, ये एक जो ओमेगा है, ओमेगा x1 x2 इज इक्वल टू 0, और जो ओमेगा की वैल्यू है 5 माइनस x1 x2 x1 माइनस x2, वो ये आपको सिंपल वही लाइन की इक्वेशन है, y माइनस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हमने पिक्टोरियली फिगर के में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब देखें सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले रास हमने देखा कि ये सोल्यूशन है मिनिमम, ऑब्वियसली f इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, ये जो लास्ट हमने फाइंड किया, और x2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो f इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता था, तो इसका सोल्यूशन जो है वो क्या था, 0, 0। लेकिन अब जो आपने x1 और x2 की वैल्यूज निकालनी है, उसने एक तो इस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करना है, और दूसरा उसके साथ उसने
इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है कि जब x1 और x2 की वैल्यू पुट करें तो ये 0 के बराबर हो। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन जो है वो अब इन दो पे लाई करता है, दोनों पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे दोनों मिलते हैं, किसी भी, अब लेट्स सपोज एग्जांपल में ये f फंक्शन की वैल्यू जब 5 है तो ये वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं x1 और x2 की जो इसकी वैल्यू को फंक्शन की वैल्यू को 5 बना लेते हैं, ठीक है जी। f की वैल्यू 5 आ जाए तो उन सेट ऑफ वैल्यूज पे ये लाइन जो है इसको यहाँ पे टच करती है। तो पिक्टोरियली देखें कि ये एक ऐसा पॉइंट है और आपको पता है कि टेंजेंट पे एक ही पॉइंट कॉमन होता है और यहाँ पे इसका ग्रेडियंट जो है वो ये होगा। तो इस पे f इज एग्जैक्टली टेंजेंट टू द फंक्शन। ये जो ओमेगा है ये जो ओमेगा है ये इस फंक्शन को यहाँ पे एक पे टच कर रहा है और टेंजेंट है लाइन पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही एक सोल्यूशन पॉसिबल है कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है और अब हम इसको फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से कि कैसे जो है वो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये आपने देख लिया ये सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सोल्यूशन, क्योंकि आपने इस ओमेगा को ये ओमेगा जो है इसको भी सेटिस्फाई करना है और ये जो फंक्शंस आपने ड्रा किए इनको भी सेटिस्फाई करना है। तो ये आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमने उसको थोड़ा सा ये मैं जूम करके वो उस पॉइंट्स को देख रहे हैं। आपको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हमने लास्ट उसमें भी जब हम न्यूटन ग्रेडियंट मेथड सीख रहे थे तो ग्रेडियंट इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा इसके फंक्शन के परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन w उसका ग्रेडियंट उसको परपेंडिकुलर होगा। ऑप्टिमम पॉइंट पे जो भी सॉल्यूशन होगा ये जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है ये और ये सेम, ये और ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन और ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट ये दोनों अलाइंड होंगे, बिल्कुल सेम लाइन में होंगे। इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन ये अलाइंड होंगे। इन अदर वर्ड्स चूंकि ये दोनों अलाइंड होंगे तो डेल्टा f जो है वो परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा फंक्शन w के। क्लियर होगी बात? The guarantee that delta f is normal to w which simply requires that delta f and delta w be linearly dependent. Linearly dependent vector मतलब कि vectors that are linearly dependent must be lined up with each other although they may be different in magnitude. अब ये दोनों different हो सकते हैं। तो अब देखना क्या है कि हम पिक्टोरियली इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखें जब आप सबसे पहले आपने इस पॉइंट पे थे, ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें आप सॉल्यूशन से दूर हो रहे हैं इस पॉइंट पे भी, और ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो है वो आपके पास ये यहाँ पे भी आप सॉल्यूशन से दूर हो रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन से। तो देखना क्या है, अब ये देखें ये ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन है और ये ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट है w, मतलब आप बात कर लेते हैं ये ग्रेडियंट फंक्शन का और ये ग्रेडियंट w का। तो ये आपके पास एक पॉइंट आपने एक इसको सॉल्व किया, इसको आपने एक पॉइंट सॉल्व किया, एक इनिशियल वैल्यू से कोई स्टार्ट की और इसको आपने सॉल्व किया। तो आपने देखा कि इन दोनों के दरमियान अगर ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते, अलाइंड होते, ये लाइन अप होते तो ये नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था ये पॉइंट, ये लेंथ जो है, क्योंकि जब आप इसको अब ये देखें ये तो हमेशा अलाइंड होगा, ये हमेशा इस फंक्शन के ये स्ट्रेट लाइन है और इस फंक्शन का ये जो w है ये w है, इसका जो ग्रेडियंट होगा डेल्टा w ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसी तरह एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ये देख ले तीनों उसमें है, जबकि ये चूंकि आपके पास कर्व है फंक्शन f जो है वो आपके पास कर्व है तो ये विद द कर्व ये इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। टेंजेंट फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट पे नॉर्मल, तो हमेशा ये कर्व के साथ ये चेंज होता रहेगा। तो अब आपने अगर आपका इसका ये डायरेक्शन है इसकी, तो आपने इसके रिवर्स में चलना है। तो आपका इसका मतलब सोल्यूशन आपका इधर नहीं है बल्कि आपने सोल्यूशन जो है वो आपका इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखें कि ये इसका ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन ये इसको आपको इसको दो उसमें रेक्टेंगल कन्वर्ट करें, क्या कहते हैं उसको, रिजॉल्व करें दो वेक्टर्स को। तो ये इसको आप देखेंगे कि अब इसका वेक्टर ये एग्जिस्ट करता है जो उस लाइन पे,
ये वेक्टर एग्जिस्ट करता है उस लाइन पे, तो ये आप जो है वो आपके पास ये आपके पास जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि ये क्या